हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे घटना सार का। जैसे कि हमने इससे पहले दो वीडियो देख रखा है, उसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल जो भी था वो सारा वन लाइनर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट यानी पार्ट 2 के वीडियो में हमने आर्थिकी, खेल और उसके बाद पुरस्कार, ये 3 टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब हम ये तीसरे वीडियो में बात करेंगे सिर्फ उत्तर प्रदेश का, जो कि यूपी पीसीएस आरओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उत्तर प्रदेश, वन सेकेंड। उत्तर प्रदेश समसामयिकी जो कि अर्धवार्षिकी है, ये 6 मंथ का मैगजीन है, यानी 6 मंथ का यानी हाफ ईयरली है। और इसके बाद जो एनुअल वाला आएगा, यदि हम हाफ ईयरली कंप्लीट कर लेते हैं तो एनुअल वाले में बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली से ही कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो भी स्टूडेंट्स आरओ मेंस के लिए या फिर पीसीएस प्री के लिए कर रहे हैं, या फिर यूपीएसआई वगैरह जो भी मतलब वनडे एग्जाम आ रहे हैं यूपी में, अभी तो वैकेंसीज़ की बहुत ज़्यादा बाहर आने वाली है, क्योंकि 2026 में यूपी में इलेक्शन है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मैगज़ीन को पढ़ना। तो फ्रेंड्स, इस मैगज़ीन को आप लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ना करना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले उत्तर प्रदेश से। बात करें यदि यूपी के वन लाइनर की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एआई आधारित ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये यक्ष ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा ये उद्घाटित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट के लिए किस चीज़ के पाठन के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो ये न्यूज़पेपर, शायद बहुत ही अच्छा काम है। तो 10 मिनट मतलब प्रेयर के टाइम पे 10 मिनट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य कर दिया। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया जा रहा है? तो ये गोरख में वन विश्वविद्यालय का निर्णय लिया जा रहा है। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल किया है? तो ये लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में शामिल किया है। दिसंबर 2025 में 3 वर्षीय काल के लिए प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन यानी यूपीईSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो प्रशांत कुमार को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाणन या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है? तो आधार कार्ड को। आगे, 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में। अगला, उत्तर प्रदेश हाल ही में किस राज्य के 76वें जिले के रूप में घोषित किया जा रहा है? तो कल्याण सिंह नगर। अगला, उत्तर प्रदेश स्थित किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रनवे वाटर स्नेक पाया गया है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन चलित वाहन टैक्सी का शुभारंभ किया? तो गंगा घाट में। कहाँ पे? तो वाराणसी के गंगा घाट में। केंद्र सरकार ने वक्फ पोर्टल उम्मीद पर वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश का किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट स्थान पे है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर राज्य के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू करी है? तो आईआईटी रुड़की। अगला है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल प्रदेश में कहाँ बनाने का निर्णय लिया जा रहा है? तो ये भी गोरखपुर में बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। यदि अगले की बात करें तो दिया गया है 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा वाले उत्तर प्रदेश को किस शहर में स्थित किया जा रहा है? तो ये भी लखनऊ में। कहाँ किया जा रहा है? तो लखनऊ में। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। अगला, उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? तो 1 सितंबर 2025 से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों के सहयोग से राज्य की कितनी नदियों के पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया है? तो 75 छोटी नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के लिए। मतलब 75 जो है वो छोटी नदियां होंगी और उनकी कुछ सहायक नदियां भी यहाँ पे उपस्थित होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वाराणसी में। कहाँ किया गया था? वाराणसी में। अगला,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो उन्नाव में। कहाँ पे? तो उन्नाव में। अगला, हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो गोमती नगर लखनऊ। गोमती नगर लखनऊ। अगला, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहाँ पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप आयोजित की गई है? तो ये गाजियाबाद में। कहाँ पे? तो गाजियाबाद में। अगला, उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया है? तो ये सारनाथ को यूनेस्को में शामिल करने की मांग की जा रही है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन हेतु अटल शिवलिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की? तो ये ब्रिटेन में। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहाँ पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लोकार्पण किया जा रहा था? ये गोरखपुर के खानीपुर में। गोरखपुर के खानी में। अगला, केंद्रीय गृह मंत्रालय का 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित किस तहसील का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी कर दिया गया? तो ये जलालाबाद का। किसका नाम? तो जलालाबाद का। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वन लाइनर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स के बारे में, यानी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैंने सारा अंडरलाइन कर मतलब पहले से ही मैं कर रखी हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक कंटेंट को पढ़ना हमें उचित नहीं लगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स हमें मतलब ठीक ठाक लगे कि नहीं एग्ज़ाम में ऐसे ये स्टेटमेंट वगैरह बना के अपना दे सकता है, तो उस हिसाब से हमने सारे के सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। तो यहाँ पे दिया है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो इसका थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना से निर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अगला, महान नायकों के आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण करवाया है। अगला क्या है? तो ये इसकी कुल जो जमीन है वो 65 एकड़ में फैली हुई है। और ये स्थल जो होता है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करेगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान का भी एक तरीके से प्रतीक है। अगला क्या है? तो ये एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है। यहाँ पे एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक मिनट यहाँ पे कि ये राष्ट्र प्रेरणा जो स्थल है इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी। कब किए? 25 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे? तो लखनऊ से वसंत कुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या था? तो महान नायकों और आदर्शों और विरासत को सम्मान देने के लिए। कितनी एकड़ जमीन है? तो 65 एकड़ जमीन में ये फैला है। और किसकी यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा यहाँ पे बनाई जा रही है और एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार की गई है। क्या? तो स्पेस लैब तैयार की गई है। कहाँ पे? कुशीनगर यानी यूपी में। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कुशीनगर की पडरौना नगर पालिका जो कि 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब तैयार की गई है। और किसके सहयोग से? तो व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से ये संचालित किया गया। कहाँ किया गया? तो नारायणी नदी पर, नारायणी नदी के जीरो बंदा तट पर। और पटना नगर पालिका प्रदेश की ऐसी नगर पालिका बनने जा रही है जो स्पेस लैब को बनाने के लिए कल्पना को साकार कर रहा है। अगला क्या है? ये देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर पिछले दिनों कुशीनगर में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी और कैंसर इंडिया स्टूडेंट्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 600 से अधिक युवाओं वैज्ञानिकों ने खुद के बनाए मिनी रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया था। यानी वो खुद से बना हुआ था सैटेलाइट। अगला, ये थर्ड पॉइंट है। शाहजहाँपुर और भदोही यानी संत रविदास नगर में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? तो भदोही में और शाहजहाँपुर में, 2 जगह पे। अगला, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में शाहजहाँपुर और भदोही यानी संत रविदास नगर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। शाहजहाँपुर में स्वामी सुखदेवानंद संत और संत रविदास नगर में प्रस्तावित है भी काशी नरेश विश्वविद्यालय में, क्योंकि 2026-27 में ये शुरू हो जाएगा। अगला क्या है? तो शाहजहाँपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उच्चीकृत कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। किसके? तो ये है, वन सेकेंड, ये है मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के सहयोग से। अगला, इस ट्रस्ट की ओर से लगभग
20.03 एकड़ भूमि तथा 108.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी। और राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ है तो 9 सितंबर 2025 को। अगला भदोही में स्थित है, जैसे यहाँ पे था स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे था तो शाहजहाँपुर में। लेकिन यदि बात की जाए भदोही यानी कि संत रविदास नगर, तो वहाँ पे काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उच्चीकृत कर काशी नरेश विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है। तो हमने बस मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके रखा है और मेन पॉइंट आपका बहुत ही सटीक है। अगला 7 दिवस 1 सेकेंड 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी गई है। काशी विंध्य क्षेत्र के गठन की मंजूरी दी गई है। तो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राजधानी क्षेत्र जो कि HCR की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र यानी KVR का गठन करने का निर्णय लिया है। और वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले, कितने जिले तो 7 जिले, यानी कौन कौन से आपके ये हो जाएंगे, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। यानी यदि मैप की बात करें तो मैप यूपी का इस तरीके से बनेगा, मतलब ये रैंडमली ऐसे मैंने बना दिया। यहाँ के जो 7 एरिए हैं, ये 7 जिले यहाँ के सारे आपके KVS यानी KVR यानी विंध्य काशी क्षेत्र में शामिल होंगे। कौन कौन से तो वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। ये आपके स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से जिले नहीं है इस तरीके से और किसके तर्ज पर बनाया जा रहा है। और अगला क्या है तो दिया गया है कि सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधि के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। किसके तो यहाँ पर पॉइंट देखिए, ध्यान देखना है, किसके आर्थिक गतिविधियों के तौर पर। ठीक है, आगे तो दिया कि KVR के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। क्योंकि देखिए पूर्वी जो यूपी है वो थोड़ा सा विकासशील मतलब विकास नहीं उतना हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया है। और जो कि वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पूर्वी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है। और इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिले में गुणवत्तापूर्ण नागरिक को सुविधाएं दी जाएंगी। इस क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। अगला ये सब इतना कुछ नहीं याद करना है, हाँ बस इतना याद रख लें कि काशी विश्व विंध्य क्षेत्र जो है उसका विकास का जो दायरा है वो मतलब 23,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी इन सब का इतना कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते इसको। और अगला क्या है तो KVR के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जबकि मुख्य प्रमुख सचिव आवास जो कि इसके कार्यकारी अधिकारी होंगे। और वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे इसके। अगला यहाँ पे दिया गया है तो वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी, क्या तो वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन किया गया है। तो कहाँ पे तो वाराणसी में किया गया है। अगर बात करें तो वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया गया है। कब तो 11 दिसंबर 2025 को। और कहाँ किया गया तो ये गंगा में शुरू किया गया है। जो कि किसने किया है तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल कौन है तो ये केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। कहाँ पे किए तो ये गंगा नदी मतलब वाराणसी के गंगा नदी के नमो घाट पे किए। कहाँ पे तो नमो घाट पे। और वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई। और ये नमो घाट कहाँ स्थित है तो ये मतलब वाराणसी में एक घाट है जो कि रामनगर नाम से जाना जाता है। रामनगर के पास में ये आपको नमो घाट मिल जाएगा। वाटर टैक्सी पर सवार होकर वो खुद काशी विश्वनाथ मंदिर का यात्रा किए थे। कौन तो ये सर्बानंद सोनोवाल। अगला इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल वाराणसी में भी बनाए जाएंगे। अगला क्या है तो स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। और 24 मीटर लंबे इस कैटामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। और 7 से 9 समुद्री मील की गति से ये 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। अगला जलियान गंगा के घाटों पर पर्यटनों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन की राह भी खुलेगा। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है और ग्रोथ कर रहा है इनफैक्ट। तो खुशी हो रही है, हम भी वहीं से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो अगला है लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। किसे तो लखनऊ को। अगला बात करें तो यहाँ पे क्या है नवाबों का शहर, सबको पता है लखनऊ को माना जाता है। विश्व के उन 58 शहरों में शामिल हो गया है जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में UCCN में शामिल करने की घोषणा की। घोषणा कब किया है तो 31 अक्टूबर 2025 को। अगला यूनेस्को का सिटीज़ नेटवर्क जो है वो 8 श्रेणी में मतलब समर्पित किया गया है। वो कौन कौन सी श्रेणी है तो यहाँ पे दिया गया है शिल्प एवं लोक कला डिज़ाइन, फिल्म में गैस्ट्रोनॉमी जो कि गैस्ट्रोनॉमी जैसे पाक कला शहीद कहते हैं, और साहित्य, मीडिया कला और संगीत एवं वास्तुकला में ये क्या है तो शामिल है। यदि अगले की बात करें तो यहाँ दिया गया है कि आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में 8वीं श्रेणी के रूप में नेटवर्क में शामिल किया गया। किसे तो आर्किटेक्चर को। अगला
क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भारत के नए शामिल किए गए शहर जो लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया। थोड़ा सा और इसकी नॉलेज रखें तो इस बार 58 शहरों को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? तो समरकंद में। कब? 31 अक्टूबर 2025 को। कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। इन्हें मिलाकर वैश्विक नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या अब 408 हो गई है, जो 100 से अधिक देशों में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट याद करने की है। और यदि वैश्विक नेटवर्क में बात की जाए तो कुल 408 मतलब संख्या हो गई है शहरों की, जो कि 100 देशों से अधिक मतलब अधिक में स्थित है, यानी 100 से अधिक देशों में स्थित है। ये 408 जो है ना, ये 100 देशों से अधिक देशों में ये इतने हैं। अगला, लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के शहरों की संख्या जब हो गई है वो 9 हो गई है। यानी इंडिया की बात करें, इन 408 में इंडिया की जो बात करें 9 जो है वो इंडिया के हैं। कहाँ के हैं? तो इंडिया के हैं। ठीक है, ये इंडिया के हो जाएंगे। अगला, बस हाँ, ये देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये 8 है और कौन सा भारतीय शहर है। तो जयपुर हो जाएगा, वाराणसी, कोझिकोड, ग्वालियर, श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, ये आपके सारे गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है। भारत से 9 शामिल है। पूछ लेगा कि भारत से किसने को शामिल है, 9, 11, 13, तो 9 शामिल है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं समझ में आया, मतलब कौन कौन कब कब होगा था ये इतना नहीं पूछेगा, बट हाँ ये पूछ सकता है क्योंकि हम इतना नहीं याद कर सकते कब कब किसने किसने और कहाँ कहाँ का पूछा गया था। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि 2,04,497 करोड़ रुपए का प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। क्या? तो अनुपूरक बजट पेश किया गया। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगले की बात करें तो यहाँ दिया गया कि 22 दिसंबर 2025 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2025-26 के लिए 2,04,496.898 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। इस औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए, बिजली की चुनौती को पूरा करने और स्वास्थ्य के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कुल अनुपूरक बजट जो है, कुल अनुपूरक बजट का आधे से भी ज़्यादा ये है। ठीक है, अगला क्या है? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते समय कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का मूल बजट जो है वो 80,08,736 करोड़ रुपए का था, जिनमें से अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.03% है। यानी हमारा जो बजट है उस बजट से मतलब मेन जो हमारा बजट है उस बजट से जो ये अनुपूरक बजट है इसका जो ये 3.03% है। 3.03% है अनुपूरक बजट कुल बजट का 3.3% है। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अगला, कहाँ कहाँ आवंटित किए गए हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में कितना है? तो 4,874, पावर सेक्टर 4,521, नगर निकाय 1,758, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 3,500, तकनीकी शिक्षा 639, महिला एवं बाल विकास 535, सौर ऊर्जा 500, चिकित्सकीय शिक्षा 423, गन्ना एवं चीनी मिल 400, अन्य मद में 3,344। अगला देखते हैं। तो दिया यहाँ पे भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम यानी NCRTC की पहल की गई है। तो 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने गाजियाबाद के दोहाई स्थित नमो भारत डिपो में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य था NCRTC की 100 नीति के तहत कुल ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो 70% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पूरा करने के लिए। अगला, इसकी क्षमता जो है वो 5.5 मेगावाट ऑफ रूट सौर क्षमता में संचालित हो जाएगी। 15 मेगावाट घरेलू सौर उत्पादन का लक्ष्य इसने रखा है। तो प्रतिवर्ष सौर ऊर्जा उत्पादन जो है वो 17,500 किलोवाट अनुमानित की गई है। कितनी? तो 17,500 किलोवाट। और 16 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। 16 टन जो है वो CO2 की कमी आएगी, उत्सर्जन की कमी आएगी। अगले की बात करें तो अगला दिया है प्लेज पार्क योजना में संशोधन को मंजूरी। किसमें? तो प्लेज पार्क योजना में संशोधन को मंजूरी। क्या है? तो 14 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेज यानी प्रमोटिंग लीडरशिप एट इंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन पार्क योजना में संशोधन परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान किया है। यदि प्लेस पार्क हेतु प्रस्तावित जो भूमि है वो 12 मीटर है। कम से कम 7 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़े होने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और 7 मीटर ब्लैक टॉप रोड तथा कम से कम 1.5 मीटर पेमेंट फुटपाथ आदि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। यदि अगले की बात करें तो संपर्क मार्ग की जो चौड़ाई होगी वो 7 मीटर होगी और 12 मीटर से अधिक होगी। ठीक है, और प्लेस पार्क का क्षेत्रफल जो है वो 15 से 50 एकड़ के बीच में होगा। और राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा प्लेस पार्क तक 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है। आगे को
की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है आपका गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रिवर सेल के गठन का निर्णय जो है दिसंबर 2025 में लिया गया था। अगला, गोरखपुर के समग्र विकास को नई दिशा देने के साथ ही नदियों के संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी ये बढ़ा रहा है। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य यहाँ पे विकास मॉडल तैयार करना और जिससे बाढ़ के दूसरे प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, और रिवर सेल पर आने वाला जो खर्च है वो 90% NMCG और 10% जो है वो नगर निगम देगा। यानी इसमें दो लोग इंक्लूड है, कौन कौन? तो NMCG यानी NMCG ये इसका फुल फॉर्म नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, ये है। और 10% जो है वो नगर निगम, वहाँ का नगर निगम देगा, ठीक है। 90% ये और 10% ये। स्टेटमेंट में यही चेंज कर सकता है, इसको 10% बोल देगा, यहाँ पे 90% बोल देगा। तो ये थोड़ा सा बी केयरफुली हमें रहना है इसे याद करने के लिए। अगला, तो यहाँ दिया गया है कि रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा और कम जल स्रोतों को जीवित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो काम जो है इसका जल स्रोतों को जीवित करना है। तो चलिए इतना याद हो गया है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है अगला, कल्याण सिंह नगर प्रदेश का 76वां जिला बनने जा रहा है। कौन? तो कल्याण सिंह नगर, ठीक है, प्रदेश का 76वां जिला बनने जा रहा है। यदि अगले की बात करें तो कब स्टार्ट किया गया? तो 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाने की घोषणा कर रहा है। अलीगढ़ जिले के अतरौली और गंगेरी तहसील को तथा बुलंदशहर जिले के डिवाई तहसील को मिलाकर यह जिला बनाया जाएगा, ठीक है। किन दो जिलों को इंक्लूड किया जाएगा? तो ये अलीगढ़ को और यहाँ पे बुलंदशहर के जिलों को, कौन से? तो अतरौली और गंगेरी तहसील और यहाँ पे डिवाई तहसील को मिला के किया जाएगा। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, कल्याण सिंह के योगदान को सम्मान प्रदान करना है, ठीक है। और यदि थोड़ा सा कल्याण सिंह के बारे में हम जानकारी रख लें तो स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। कब कब? तो 1991 से 92 और 1997 से 99, यानी 2 साल के अंतराल पे ये रहे हैं। अतरौली उनका जन्म स्थान है, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है और उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। और जिला प्रशासनिक इकाई होती है जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावी, त्वरित और लोगों के निकट होते हैं। तो चलिए ये हमने इतना जान लिया, आगे देखते हैं। तो दिखा है यहाँ पे 27वां दिव्य कला मेला 2025, 27वां दिव्य कला मेला 2025। अगला, दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 27वें दिव्य कला मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कि 15 से 23 नवंबर 2025 को किया गया था। मेले का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने किया था। किसने किया था? यदि इसकी बात की जाए तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो BL वर्मा ने किया था, ठीक है। और आगे देखें तो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100 दिव्यांग शिल्पियों, कलाकारों, उद्यमियों ने अपने उत्पादों व कौशल का प्रदर्शन भी इसमें किया था। आगे की बात की जाए तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में ऐसे पहले दिव्य कला मेले का आयोजन 2 से 6 दिसंबर 2022 को दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। मेले में दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए थे और दिव्यांगजनों का निःशुल्क कृत्रिम अंग भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। यदि अगले की बात करें तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ये गोरखपुर में। कहाँ खोला जा रहा है? तो गोरखपुर में। क्या? तो वन विश्वविद्यालय। बात करें तो भारत सरकार ने पहले वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है दिसंबर 2025 में मंजूरी दी है। किसको? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। यह पहल वानिकी, वाणिज्य, संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान की नई दिशा दिखाने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम बनाने जा रहा है। परियोजना जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस को दर्शाती है। अगला क्या है? तो गोरखपुर में प्रस्तावित इस वन विश्वविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल जो है वो 125 एकड़ में होगा। कितने एकड़ में? तो 125 एकड़ में। अगला, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट होगा। कहाँ पे? तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अब इससे ये पता चल रहा है कि पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में आपके कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये आपका कहाँ पे? तो गोरखपुर में, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट को भी केयरफुली देखना है। अगला क्या है? तो प्रारंभिक बजट आवंटन जो है वो 50 करोड़ राज्य बजट में होगा, किया जाएगा, ठीक है। यानी जितना बजट है, बजट के अलावा जो कि प्रारंभिक बजट है उसमें 50 जो करोड़ रुपए है वो राज्य बजट में भी एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाएगा। अगला, विश्वविद्यालय में प्रस्तावित सुविधाओं में शैक्षणिक भवन
और शोध प्रयोगशालाएं लगभग 500 छात्रों के लिए छात्रावास, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग आवास, सभागार, खेल सुविधाएं और फैकल्टी इसमें आवास में शामिल किए जाएंगे। विश्वविद्यालय जिन क्षेत्रों में डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे उसमें शामिल है और वानिकी एवं कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बागवानी, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण एवं जलवायु अध्ययन, पारिस्थितिकी से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में प्रायोगिक शिक्षा, फील्ड रिसर्च और प्रत्यक्ष संरक्षण कार्य पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है। और अगला है वन विभागों एवं संरक्षण एजेंसियों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, सतत वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना, कृषि वानिकी और पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी में विशेषता विकसित करना, वनों की कटाई और पारिस्थितिकी चुनौतियों से निपटना। ठीक है। और सब तो फालतू ये छोड़ देते हैं, बाकी इतना आपका जो भी मेन था वो इतने में ही आपका एक्स्ट्रा था। गोरखपुर में स्थापित, 1 सेकेंड, गोरखपुर में स्थापित किया गया है दिसंबर 2025 में। भारत सरकार ने पहले वन यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गोरखपुर में। किसने किया है? तो वानिकी, वन्यजीव संरक्षण विज्ञान इनके तहत किया गया है और शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा दिखाने के लिए किया गया है। ठीक है। और तो सारा ठीक है। ये याद रखेंगे कितने एकड़ में है, तो 125 एकड़ में है। किसके पास में है? तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट ये बनाया गया है, बस, बाकी तो सारा कुछ नहीं है। अगला, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण का उद्घाटन किया गया है। तो देख लेते थोड़ा सा, भारत के इलेक्ट्रॉनिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। ठीक है। और ये अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण का उद्घाटन भी कर रहा है। ये फैक्ट्री नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। और कब किया इसका उद्घाटन? तो 30 अगस्त 2025 को। किसने किया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री, जो कि अश्विनी वैष्णव है। कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। क्या है? तो किस पद पे? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री। ठीक है। और यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास इंजीनियर्ड बाई कमिंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। भारतीय व वैश्विक बाजारों को आपूर्ति करेगा। टेम्पर्ड ग्लास जो स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक होता है, ये तो सब हर एक स्टूडेंट जानता है। और इस नई इकाई के साथ भारत का लक्ष्य है मोबाइल उपकरणों का हर एक हिस्सा, चिप्स, टेम्पर्ड ग्लास, सर्वर कंपोनेंट्स यही देश में निर्मित करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आगे तो है बट और आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है। ये भारत का लक्ष्य है। तो चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। बात करें आगे टॉपिक की, तो यहाँ दिया है कि ट्यूनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना के बारे में यहाँ पे बताना है। तो दिया गया है यहाँ पे आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO यूके के बीच समझौता हुआ था। तो समझौता किसके बीच हुआ था? यूपी गवर्नमेंट के बीच में और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के बीच में क्या हुआ है? तो समझौता किया गया है। अभी समझौते के तहत जो ट्यूनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक है। और जिसके अंतर्गत हर साल 5 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी यूके में पढ़ने के लिए 5 स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिल्ली देने और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप गेल के लिए तैयार करने के लिए सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य जो है वो मेधावी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा। और यह योजना जो है वो शैक्षणिक स्तर 2025-26 से 3 वर्षों तक यानी 25 से 26, 26-27, 27 से 28 संचालित होगी। इसके बाद वर्ष 2028-19 में योजना को नवीकृत किया जाएगा, यानी 3 साल बाद इसे फिर से रिन्यूएबल किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष हुए AMU को पर हस्ताक्षर किया है। और इस नई ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के तहत अगले 3 वर्षों तक हर साल 5 छात्रों को यूके में पूर्ण छात्रवृत्ति पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा। यानी इसका कहने का एक मेन मकसद क्या है? देखिए, ये जो स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, यानी हर साल 5 छात्रों को यूके जाने का यूके जाने के लिए वहाँ पे उनको दिया जाएगा क्या? तो मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। और मतलब वहाँ पे इसलिए बच्चों को स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है, यानी जो मेधावी छात्र होंगे उनको, यानी उनके शिक्षा में गुणवत्ता है, शोध के लिए और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर भी उनको प्रदान हो सकते हैं। और ये जैसे कि 3 साल दिए जाएंगे, उसके बाद फिर ये उसके बाद वाले वर्ष में यानी 28-29 में फिर योजना को क्या है नवीकृत किया जाएगा।
बात करें आगे तो उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति पर 37,500 का कर्ज है। कितने रुपए का? तो 37,500 का। यानी कि किसी आयोग के द्वारा यानी राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 37,500 का ऋण है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर उधार 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद राज्य का जो राजस्व घाटा है वो 2.97% है और आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ये है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार यदि यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात करें तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला राज्य के अनुसार राज्य के ऊपर उधार का बोझ जो है वो विकास का संकेतक होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खर्च बुनियादी ढांचे के विकास पर होता है और बात करें तो उतना ही ऋण बढ़ता जाता है। ठीक है, और खर्च में जो पारदर्शी और प्रबंधन नीति के तहत ये किया जाता है। अगला यानी ऋण का आकार नहीं बल्कि उसका उपयोग और पुनर्भुगतान की योजना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके, अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। ऐसे में जैसे राज्य के लिए इसका संतुलन भी जरूरी है। वित्त आयोग के अनुसार 2023-24 में राज्य सरकार पर कुल ऋण जो है वो 7.76 लाख करोड़ रुपए थे, जो कि 25-26 में 9 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। और राज्य कोषीय घाटा वह स्थिति होती है जो सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति यानी ऋण को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला यहाँ दिया गया है यूपी लखनऊ शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर बन गया। ठीक है, तो हम पॉइंट देते हैं 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सीवरेज संयंत्र में 700 मीट्रिक टन ताजे अपशिष्ट की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है। शहर ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2000 मीट्रिक टन अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया है। कौन सा शहर? तो लखनऊ। 2022 में सीवी राइट पर 18.5 लाख मीट्रिक टन संचित अपशिष्ट था। इसका समाधान हेतु 106.18 करोड़ रुपए की परियोजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन 1 के तहत 96.53 करोड़ का वित्त पोषण भी हुआ था। और तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स मतलब बहुत सारे दिए ना तो उसमें इतना केयरफुली नहीं रहना है हमें। अगला गाजियाबाद में WHO ISCH वर्कशॉप। ठीक, कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा और विश्व संगठन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजक आयोग के समर्थन से आयोजित किया गया था। यहाँ बात करें तो यहाँ पे 3 लोग का सहयोग था, एक आयुष मंत्रालय और एक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजन आयोग के मतलब आयोग से ये समर्थन किया गया था 3 लोग का, एक ये, 2 ये, तीसरा ये। उसी में दिया गया है कि कार्यक्रम में विश्व भर में आए जो प्रतिनिधि है ने हिस्सा लिया था। इसमें जैसे कई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे, जैसे भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका, युगांडा और जिम्बाब्वे। जबकि जिम्बाब्वे, ब्राजील, मिस्र, अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे। इस वर्कशॉप का उद्देश्य था हर्बल दवाओं के लिए वैश्विक नियामक क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना। अगला क्या कह रहा है, यह कार्यक्रम भारत की आयुष नीति और पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी रेखांकित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। लर्निंग बाय डूइंग इंडिया। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इंडिया। देख लेते हैं 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लर्निंग बाय डूइंग यानी LBD कार्यक्रम की शुरुआत की।
किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला, यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को लकड़ी कार्य, धातु कार्य, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी तथा स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना। पायलट चरण में, यानी पायलट नहीं होगा यहाँ पे, पहले चरण में 15 जिलों के 60 स्कूलों में कुल 5,937 छात्रों को मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति और सहभागिता में विभिन्न दर्ज की जाएगी। और 3,288 अतिरिक्त स्कूलों में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाओं के तहत भी विस्तार प्रस्तावित किया जा रहा है। अगला, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 2,274 उच्च प्राथमिक और समग्र स्कूलों में आधुनिक एलबीडी प्रयोगशालाएं स्थापित भी की जा रही है। और समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट में प्रस्तुत एक एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है जो प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा को समाहित करता है। इनमें 3 पूर्ववर्ती योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को एकीकृत किया गया है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने यूपी का सारा जितना था हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।